कहानी की शुरुआत में हम दो चचेरे भाई बहन को देखते हैं, जिनमें लड़के का नाम रिचर्ड होता है, जो 9 साल का है, और वही लड़की का नाम एमी है, जिसकी उम्र 7 साल है। यह दोनों रिचर्ड के पिता के साथ एक शिप में होते हैं और घर लौट रहे होते हैं। दोनों बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, इसलिए रिचर्ड के पिता उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। तभी वह देखते हैं कि जहाज में आग लग गई है, जिससे जहाज के मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ धुएं की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। रिचर्ड के पिता और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए एक बोट में शिफ्ट हो जाते हैं। इस जहाज के कुक का नाम पैडी होता है, जो रिचर्ड और एमी को अपने साथ एक छोटी सी बोट में बैठा लेते हैं। लेकिन आग के धुएं की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता और वह उनसे अलग होकर दूर चला जाता है। पैडी दोनों बच्चों के साथ समंदर के बीचों बीच बिना खाना पानी के समंदर में भटकते रहते हैं। अगली सुबह पैडी और दोनों बच्चे देखते हैं कि उनके सामने एक आइसलैंड है। यह देखकर पैडी खुश हो जाता है और अपनी छोटी बोट से वह लोग उस आइसलैंड पर आते हैं। यह आइसलैंड चारों तरफ से हरियाली नारियल के पेड़ से भरा हुआ होता है। पैडी द्वीप को एक्सप्लोर करने लगता है ताकि अगर कोई इंसान दिखे तो यह उससे मदद मांग सके, पर उसे कोई भी नहीं दिखता। यह लोग अब पूरी तरह से इस द्वीप में फंस चुके हैं, मगर पैडी को समझ आ जाता है कि इस द्वीप में जीवित रहने के लिए सारी ज़रूरती चीज़ें मौजूद है। पैडी को वहाँ से एक दारू का बैरल भी मिलता है, जो जहाज से बहकर किनारे पर आई होती है। जब रिचर्ड खेल रहा होता है तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे वह पैडी को दिखाता है। यह देखकर पैडी उसे फेंकने को कहता है, पर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई खतरा है, इसलिए वो बच्चों को लेकर दूसरी ओर चला जाता है। रात में जब पैडी शराब पी रहा होता है, तब उसे द्वीप के दूसरी तरफ ड्रम की आवाज़ें आती है। यह सुनकर पैडी तैरकर उस पार चला जाता है, जहाँ देखता है कि वह एक मूर्ति पर एक इंसानी मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। यह देखकर पैडी समझ जाता है कि यहाँ इंसानों की बलि दी जाती है, जो डर जाता है और रिचर्ड और एमी को पास में आकर कहता है कि तुम दोनों मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम आइसलैंड के उस तरफ नहीं जाओगे। यह कानून का नियम है, तुम्हें इसका पालन करना होगा। लेकिन बच्चों ने मन में सवाल उठते हैं कि आखिर पैडी उन्हें यहाँ जाने से क्यों मना कर रहा है। पैडी कहता है कि वह नरभक्षी रहते हैं जो बच्चों को खाते हैं। रिचर्ड को लगता है कि उनसे पिता आकर उन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। पैडी को भी लगता है कि उन्हें बचा लिया जाएगा, पर तब तक वह बच्चों की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें खाना ढूंढने में और आश्रय बनाना सिखाता है। वह 2 महीने तक बच्चों का इस जंगल में जिंदा रहना सिखाता है, ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो बच्चे जिंदा रह सके। एक रात पैडी बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और देखता है कि उसका दारू का बैरल समंदर में डूब रहा है। वह उसे उठाने जाता है और नशे में होने के कारण पानी में डूबने लगता है। अगली सुबह वह रिचर्ड और एमी उठते हैं तो वह देखते हैं कि पैडी वहाँ पर नहीं है। वो दोनों दूरबीन की मदद से देखते हैं कि पैडी द्वीप के दूसरी ओर रेत में लेटा हुआ है। वो दोनों छोटी नाव में बैठकर पैडी के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैडी ने ज़्यादा पी ली है, इसलिए वह बस सो रहा है। वह उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं उठता, जिससे उन्हें पता चलता है कि पैडी ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उसकी मौत हो गई। यह देखकर रिचर्ड और एमी को बहुत बुरा लगता है और वह दोनों अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं। एमी रिचर्ड से कहती है कि मुझे यहाँ पर पैडी की याद आती है, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मुझे कहीं और लेकर चलो। रिचर्ड उसकी बात मान लेता है और यह अपना सामान पैक कर लेते हैं और बोट में बैठकर द्वीप के दूसरी तरफ आ जाते हैं। यह जंगल उन्हें रहने लायक लगता है। यहाँ भी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वह दोनों अपना नया घर बनाते हैं। शुरुआत में दोनों ने उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन पैडी ने जो उन्हें सिखाया था उनसे उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और वह धीरे धीरे इस द्वीप पर जीना सीख लेते हैं। इन दोनों को इस आइसलैंड में रहते हुए कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों ही बड़े हो चुके हैं। रिचर्ड अब 21 साल का हो गया होता है और एमी 19 साल की। यह दोनों साथ में मछलियाँ पकड़ते हैं, फल तोड़ते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं।
और रिचर्ड अपनी एमी के अंदर शारीरिक और भावनात्मक बदलाव होने लगते हैं जिन्हें वह समझ नहीं पाते और उन्हें परिवर्तनों से अनजान होते हैं। एक दिन जब एमी नहा रही होती है तभी उसका पहली बार पीरियड आता है और उसका खून निकलता है। यह देखकर वह डर जाती है और रिचर्ड को आवाज़ देती है। जब रिचर्ड उसकी आवाज़ सुनकर आता है तो पूछता है कि क्या हुआ, तो वह शर्मिंदा होकर उसे दूर जाने को कहती है। कुछ देर बाद जब एमी नहाकर पानी से बाहर आती है तब रिचर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। उसे लगता है कि एमी को कोई चोट लगी है, लेकिन एमी उसे कुछ भी नहीं बताती। उससे रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि एमी पहले उसे कुछ भी नहीं छुपाती थी, पर अब बहुत कुछ छुपाने लगी है। धीरे धीरे एमी और रिचर्ड एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। जब रिचर्ड बिना शर्ट के घूमता है तो एमी उसे देखती रहती है। जब एमी नदी में नहा जाती है तो रिचर्ड उसे देखता रहता है, लेकिन सामाजिक ज्ञान की कमी की वजह से वह इन चीज़ों से समझ नहीं पाते थे, क्योंकि यह दोनों बचपन में ही यहाँ पर फंसे हुए होते हैं और उन्हें इस बार में कभी कुछ पढ़ा नहीं होता। यहाँ पर रिचर्ड मछली पकड़ता है और फल तोड़ता है और एमी मछली पकाती है और कपड़े धोती है। यह दोनों साथ में हंसी मजाक करते हुए खुशी खुशी इस आइसलैंड में रह रहे होते हैं। पर अभी उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन रिचर्ड के पिता उन्हें बचाने आएंगे। एक दिन एमी को आइसलैंड में उस चोर के ड्रम की आवाज़ आने सुनाई देती है जब पैडी ने उन्हें जाने से मना किया था, लेकिन एमी उत्सुक होती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वह अकेली वहाँ चली जाती है। उसे वहाँ वही स्टैचू दिखाई देता है जहाँ से खून नीचे गिर रहा था। एमी को लगता है कि वह जगह पवित्र है और यह भगवान का स्नान है, इसलिए वह दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और बताती है कि मैंने आइसलैंड में उस तरफ थी गई थी जहाँ पर पैडी ने हमें जाने से मना किया था। वहाँ पर एक मुझे मूर्ति दिखी जो शायद भगवान की थी। पैडी ने हमसे झूठ बोला था, वह कोई नरभक्षी नहीं होता। यह सब सुनकर रिचर्ड में गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, हमने पैडी से वादा किया था कि हमें वहाँ पे नहीं जाएंगे, पर तुमने वहाँ पर जाके बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए तुम वहाँ पे मत जाना। रात में जब एमी सो रही होती है तब उसे वही बुरा सपना आता है जिसमें रिचर्ड की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। वह डर कर जाग उठती है। एमी देखती है कि सुबह हो चुकी है और रिचर्ड उसके सामने बड़ा होता है। एमी उससे कहती है, वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। दोनों भावुक होकर गले लगते हैं। रिचर्ड उसे किस करता है और उसके साथ आगे कुछ करने की कोशिश करता है, पर एमी उसे दूर कर देती है। रात में फिर रिचर्ड उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसे जाने को कहती है। किसके फर्श रिचर्ड इससे रिचर्ड नाराज हो जाता है और अगली सुबह एमी से बात नहीं करता। एमी देखती है कि रिचर्ड पत्थरों के पीछे कुछ कर रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। जब वह उसे आवाज़ देती है तब रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। कुछ देर बाद जब रिचर्ड पेड़ से नारियल तोड़ रहा होता है तब उसे समंदर में इतने सालों में पहली बार एक जहाज़ दिखाई देता है। यह देखकर वह पेड़ से उतरकर एक पहाड़ी की ओर जाने के लिए दौड़ता है जहाँ उससे लकड़ियों को इकट्ठा किया था ताकि वह आग जलाकर जहाज में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, मदद मांग सके। पर रिचर्ड को वहां पर पहुंचने में देर हो जाती है और जहाज वहां से दूर निकल जाता है। उसी दौरान एमी ने भी उस जहाज को देखा था। उसके पास आग जलाने के लिए मौका था, लेकिन जहाज को देखते ही बावजूद उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे अब यहाँ पर रहना अच्छा लगने लगा था और उसने इस जीवन को स्वीकार भी कर लिया था। फिर वहाँ रिचर्ड आता है। उसे आग ना जलाने के लिए गुस्सा करता है। वह एमी से कहता है, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं यहाँ से अकेला ही जाऊँगा। रिचर्ड एक छोटी नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ही रिचर्ड की नाव टूट जाती है और वह पानी में गिर जाता है। मजबूरन उसे वापस आइसलैंड पर लौटना पड़ता है। एमी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, जब यह हमारा घर है और हमें यहीं रहना है। यह सुनकर रिचर्ड गुस्सा हो जाता है और उसकी बहस हो जाती है। वह एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। एमी कहती है, मैं जानती हूँ तुम अकेले पत्थर के पीछे क्या करते हो, मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगी। रिचर्ड कहता है, तुम मुझे छुप कर देखती हो। इस पर एमी कहती है,
तुम भी तो मुझे देखते रहते हो जब मैं नहा रही होती हूँ। यह सुनकर गुस्से में रिचर्ड उस पर नारियल फेंकता है, पर वह उसको नहीं लगता। पर जब एमी फेंकती है तो नारियल रिचर्ड के सिर पर लगता है, जिससे रिचर्ड उसे थप्पड़ मारता है और उसे घर से निकाल देता है। वो कहता है, यह झोपड़ी मैंने बनाई है, तुम यहाँ पे नहीं रह सकती। मैं अब तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा, जिससे एमी को बाहर ही सोना पड़ता है और उसे खाने का इंतज़ाम अकेले ही करना पड़ता है। इस समय उसे बहुत दिक्कत होती है। रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता रहता है। एमी आइसलैंड पर मौजूद उस स्टैचू पर फूल चढ़ाने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है। जब वह समंदर में अपने आइसलैंड में आ रही होती है, तब उसका पैर जहरीली स्टोन फिश पर पड़ जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो किसी तरह आइसलैंड पर लौट आती है। रिचर्ड जब एमी को बीमार देखता है, तब उससे पूछता है, क्या हुआ? वह कहती है, मेरा पैर स्टोन फिश पर पड़ गया है, इसलिए मैं जहर के प्रभाव से बीमार हो गई हूँ। वह उससे कहती है, मुझे मेरे भगवान के पास लेकर चलो। रिचर्ड एमी को अपनी गोद में उठाकर स्टैचू के पास लेकर आता है। एमी की हालत बहुत खराब होती है और वह बेहोश हो जाती है। रिचर्ड डर जाता है कि एमी को कुछ हो ना जाए, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि एमी को ठीक कर दे। कुछ देर बाद एमी होश में आती है और पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। वहाँ की ऊर्जा, शांति और वातावरण ने उसके शरीर को रिकवर करने में मदद की। रिचर्ड एमी को देखकर खुश होता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो जाएगा, तो मैं अकेला इस आइसलैंड पर क्या करूँगा। एमी कहती है, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? रिचर्ड कहता है, नहीं। और फिर दोनों आपस अपने आइसलैंड पर लौट आते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमी साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब वह दोनों प्यार से एक दूसरे को देखते हैं और किस करते हैं। वह अपने प्यार का इजहार करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। यह पहली बार था जब वह भावना को समझ पा रहे थे, जो इतने दिनों से उनके अंदर पनप रही थी। अब वह इसे एक्सप्लोर करते हुए कई बार क्लोज होते हैं। दोनों को इनमें बहुत मज़ा आता है और वह एक कपल की तरह इस आइसलैंड पर रहने लगते हैं। कई महीनों तक उनके साथ रहते हुए बीत जाते हैं। रिचर्ड नोटिस करता है कि एमी को पहले की तरह अब पास नहीं आती और उसके व्यवहार में भी अजीब बदलाव आ रहा है। और एमी से पूछता है, क्या हुआ? तुम पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करती हो? इस पर एमी कहती है, मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी भी हो रही है। फिर वह रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है और कहती है, मेरे अंदर कुछ अलग हो रहा है। रिचर्ड को भी एहसास होता है। दरअसल एमी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इस बारे में दोनों को कोई जानकारी नहीं होती। रिचर्ड को लगता है कि वह ज़्यादा खाना खा रही है, इसलिए उसका पेट फूल रहा है और अंदर कुछ हलचल हो रही है। एक रात रिचर्ड को आइसलैंड के दूसरी तरफ से डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ देखने जाता है, तो देखता ही कुछ आदिवासी लोग उस मूर्ति के सामने एक आदमी की बलि दे रहे हैं। यह देखकर रिचर्ड डर जाता है और वहाँ से भागकर एमी के पास आता है। तभी एमी को लेबर पेन शुरू होता है और वह जोर से चिल्ला रही होती है। यह देखकर रिचर्ड जल्दी से उसके पास आ जाता है। डिलीवरी में उसकी मदद करता है। एमी एक बेटे को जन्म देती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। वह बच्चों का नाम पैडी रखते हैं। फिर रिचर्ड और एमी बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आते हैं और वह रो रहा होता है। रिचर्ड और एमी उसे खाना और पानी देते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता होता कि बच्चे को माँ की दूध की ज़रूरत होती है। जब एमी बच्चे को अपनी बाहों में लेती है, तो बच्चा माँ का दूध पीने लगता है। उसके बाद रिचर्ड एमी को बताता है, उसने कुछ आदिवासी को बलि देते हुए देखा था और अगर वह यहाँ पे आए तो वह भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और कहता है, अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रिचर्ड एमी को बच्चे के आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आइसलैंड पर रहते हुए कुछ साल बीत जाते हैं। बच्चा बड़ा होने लगता है। वो उसे तैरना, खेलना और बोलना सिखाते हैं। एक दिन वह सभी समंदर किनारे गीली मिट्टी अपने शरीर पर लगाकर खेल रहे होते हैं। तभी रिचर्ड के पिता कुछ आदमियों के साथ एक शिप में
उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जब वह दूर से उन तीनों को पूरी तरह से कीचड़ से सना हुआ देखते हैं तो वह उन्हें पहचान नहीं पाते और शिप वापस ले जाते हैं। जब रिचर्ड और एमी शिप को देखते हैं तो वह यह नहीं जानते कि उनमें रिचर्ड का पिता है, जो शिप को आवाज़ नहीं देते और चुपचाप वहीं रहते हैं, क्योंकि वह इस जीवन में खुश है और वापस नहीं जाना चाहते। उन्हें डर है कि अगर वो लौटे तो उन्हें इस समाज में जाना पड़ेगा जहाँ उन्हें कोई भी नहीं समझेगा। उसके बाद रिचर्ड एमी और अपने बेटे के साथ आइसलैंड की तरफ फल तोड़ने जाता है। पैडी के मरने से पहले यह कुछ महीने रहे थे। वो लोग आसपास की चीज़ों को देखकर अपने बचपन को याद करने लगते हैं। फिर रिचर्ड फल तोड़ने चला जाता है और एमी अपने बेटे के साथ किनारे पर होती है। उसका बेटा खेलते हुए जहरीली बेली तोड़कर अपनी बोट में रख देता है। यह चीज़ एमी नहीं देख पाती। वह दोनों रिचर्ड का इंतज़ार करने के लिए नाव पर वापस जाते हैं। एमी की आग लग जाती है और जब वह उठती है तो देखती है कि नाव किनारे से दूर जा चुकी है। तभी उसका बेटा एक चप्पू पानी में फेंक देता है। एमी चप्पू उठाने की कोशिश करती है पर वह सफल नहीं हो पाती, तो तुरंत रिचर्ड को आवाज़ देती है। जोर से तैरकर उनकी ओर आने लगता है। तभी एमी कहती है कि तुम्हारे पीछे शार्क है, जल्दी आओ। रिचर्ड तेजी से बिना चप्पू लिए नाव की तरफ बढ़ता है। एमी उसे शार्क से बचाने के लिए दूसरी ओर चप्पू शार्क को मारती है, जिससे रिचर्ड को नाव में चढ़ने का मौका मिल जाता है। लेकिन उनके पास अब चप्पू नहीं होता, जिससे वह अपने आइसलैंड में वापस नहीं जा सके। वो अपने हाथों से नाव को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और शार्क के हमले के डर की वजह से तैरने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनकी नाव खुद ही समंदर में आगे बढ़ने लगती है। यह लोग 2 दिन तक समंदर में भटकते रहते हैं। उनके बेटे को भूख लगती है, इसलिए वह जहरीली बेली खा लेता है। एमी और रिचर्ड यह देखकर अपने बेटे के मुंह से बेरी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे पहले ही निगल चुका होता है। दोनों को लगता है कि उसका बेटा मर जाएगा, इसलिए वह दोनों भी बेरी खा लेते हैं। वो तीनों मौत का इंतज़ार करने के लिए नाव में लेट जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। असल में वह बेरी इतनी जहरीली नहीं होती, वो लोग सिर्फ बेहोश होते हैं। कुछ समय के बाद रिचर्ड के पिता शिप में होते हैं और दूरबीन से वहाँ देख रहे होते हैं। तभी उन्हें समंदर में रिचर्ड की छोटी बोट नज़र आती है। वह अपने आदमी को वह बोट दिखाई देते हैं। तब रिचर्ड का पिता और उनके आदमी अपनी छोटी नाव में बैठकर देखने के लिए आते हैं। उन्हें रिचर्ड, एमी और उसका बेटा बेहोश हालत में मिलते हैं। रिचर्ड के पिता पूछते हैं, क्या वह मर चुके हैं? आदमी जवाब देता है, नहीं सर, यह सो रहे हैं। उन्हें बचा लिया जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।